हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल योर जीके लाइब्रेरी में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम देखेंगे पृथ्वी यानी कि अर्थ से संबंधित जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसका सेकंड पार्ट है यानी कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए रिलेवेंट है, सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट भी था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। और जिन लोगों ने भी इसका डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर जो टॉपिक वाला वीडियो था वो नहीं देखा है तो वो देख लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न है पृथ्वी, इससे पहले 21 प्रश्न करा चुकी हूँ मैं, ये 22 नंबर का प्रश्न है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 57%, यानी कि 57% भाग पृथ्वी से आप चंद्रमा का देख सकते हैं। ये 57% भाग है जो हम देख सकते हैं। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो ये 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और घूर्णन करता है 27 दिन और 8 घंटे। इसके बाद नेक्स्ट है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये लीवनिट्स पर्वत है। लीवनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टामा कर लीजिए क्वेश्चन को। लीवनिट्स पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सभी को याद होगा, नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग सबको पता होते हैं और इसके अलावा एडविन एल्ड्रिन भी थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे। और ये कब पहुंचे थे? 21 जुलाई 1969, 1969 में। इसके अलावा ये डेट 20 जुलाई भी आती है कहीं कहीं, 20 जुलाई, क्योंकि 20 जुलाई की रात्रि में ये पहुंचे थे, इसलिए 20-21 जुलाई 1969 आपको याद रखना है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे, कदम रखा था सबसे पहले। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनका अंतरिक्ष यान कौन सा था, इसका नाम क्या था? तो ये अपोलो 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये तीनों प्रश्न आपके लिए स्लाइड के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो कि पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। जो प्रकाशित हिस्से हैं और अप्रकाशित हिस्से हैं उनको विभाजित करती है, उनको बांटती है, उसको ही प्रकाश चक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा क्या होती है? तो मैंने बहुत डिटेल में इससे पहले वाले पार्ट में समझाया था आपको कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। तो परिभ्रमण की जो दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, जो पृथ्वी की दैनिक गति उसकी दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो वो दीर्घ वृत्तीय पथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। जैसे ये सूर्य है और इसकी परिक्रमा पृथ्वी करती है तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, ऐसे ऐसे पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तीय पथ। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, एप्साइड रेखा क्या होती है? तो उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे ही एप्साइड रेखा कहते हैं। अब उपसौरिक और अपसौरिक क्या है? तो उपसौरिक है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाए तो उस स्थिति को उपसौरिक कहते हैं, और यह स्थिति होती है 3 जनवरी के दिन। तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम हो जाती है तो उसे उपसौरिक कहते हैं। इसके अलावा अपसौरिक क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाए तो उसे अपसौरिक कहते हैं, और ये जुलाई महीने में होता है जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर चली जाती है, जिसे अपसौरिक कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का पास आना और पृथ्वी का दूर जाना अपसौरिक और उपसौरिक कहलाता है सूर्य से। तो इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे ही एप्साइड रेखा कहते हैं। तो अब समझ आया एप्साइड रेखा क्या है और उपसौरिक क्या है और अपसौरिक क्या है। तो ये तीनों प्रश्न इसी से संबंधित है, एप्साइड रेखा, उपसौरिक और अपसौरिक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया गया है। क्या है? देखो, जब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं
तो हम क्या करते हैं, एक ग्लोब रूपी नमूने की कल्पना करते हैं और इस पर जो बीच में एक रेखा खींचते हैं इसका अध्ययन करने के लिए, इसको ही बोलते हैं अक्षांश। ऐसे ऐसे रेखाएं खींची जाती हैं तो इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जो मध्य अक्षांश होता है या फिर मध्य रेखा होती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ये सबसे बड़ा वृत्त होता है, इसलिए इसे बृहद वृत्त भी कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये मध्य में है और पीछे साइड भी, जैसे इतना इस साइड है उतना ही पृथ्वी के पीछे साइड भी होगा, तो ये बृहद वृत्त बन जाता है। जबकि यहाँ से अगर जाएंगे तो ऐसे देखेंगे तो ये कम होते जा रहे हैं अक्षांश। तो यहाँ से ये जो बृहद वृत्त है ये सबसे बड़ा वृत्त भी है, भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं और विषुवतीय वृत्त भी इसे कहते हैं। तो इसके 3 नाम है और इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो कि इस तरह से खींची गई है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं, इनकी सिर्फ कल्पना की गई, एक्चुअल में ये लाइन पृथ्वी पर नहीं है, इनकी कल्पना की गई ताकि जो अध्ययन है वो बहुत अच्छे से किया जा सके। इसके बाद किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना गया है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ये ग्लोब बनाते हैं, ये विषुवत रेखा है, मैंने आपको बताया था ये 0 डिग्री होता है। इसके बाद यहाँ से ऊपर जाते जाएंगे तो डिग्रियाँ बढ़ती जाएंगी ऐसे ऐसे, और ये यहाँ पर ये आके 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये भी 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है, ये 90 डिग्री साउथ होता है। ये आपको याद रखना है। देशांतर क्या होता है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। जो मैंने आपको टॉपिक वाला वीडियो बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में मैंने सारे टॉपिक, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उसका नाम ही है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो आप एक बार जरूर से वो वीडियो देख लें तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि ये होती क्या है। मैं अभी शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ये जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण पॉइंट को मिलाती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं जो होती हैं ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं के बीच का जो एक स्थान होता है उसको गोरे नाम दिया गया, इसको क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। और प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा बढ़ने पर कितने डिग्री का समय, कितना समय बढ़ जाता है? 4 डिग्री का समय सॉरी 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। एक देशांतर आगे जाने पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। आगे प्रश्न आएगा तो देखेंगे। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा क्या है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के आधार पर समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं, मैंने अभी बताया है। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। कैसे याद रखोगे? देखो, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। जब चंद्रमा इन दोनों के बीच में, चंद्रमा क्या होता है? ये है मान लो चंद्रमा, और चंद्रमा ऐसे ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये पृथ्वी का उपग्रह। जब चंद्रमा इधर बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी या सूर्य की जो चमक होती है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती, तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है कुछ समय के लिए, तो इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण लग गया कहाँ पर? सूर्य के ऊपर। सूर्य की रोशनी पृथ्वी को नहीं मिल पा रही तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आए तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस के दिन और पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूरब की ओर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो देशांतर पर 4 मिनट का समय कम हो जाएगा। जैसे कि ये देशांतर रेखाएं हैं, मैंने आपको बताया था अभी। और प्रत्येक एक देशांतर पर 4 मिनट की वृद्धि होती है, 4 मिनट का परिवर्तन आ जाता है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे 4 मिनट कम हो जाएंगे। तो यही बताया है इसमें। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है?
तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसके बाद सो गाइज ये था क्वेश्चंस थे ये फर्स्ट टॉपिक जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं थी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे कवर करा दिए हैं और इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बन सकते थे वो इंक्लूडेड है। एक बार से आप तीनों वीडियोस देख लीजिए, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो है टॉपिक वाला वो वाला, इसका फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। इससे एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक का आपसे का जो भी है वो बाहर नहीं जाएगा। तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे और सारे पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो तीनों वीडियो आपको देखना है अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।